Welcome back candidates. Today I'll tell you about one of an important topic which is your stamina और physical work for SSB। जो भी physical criteria है हाइट वेट और चेस्ट वगैरह के वो सब आपको वैसे तो पता ही होंगे। अगर आप CDS या NDA का एग्जाम देने जा रहे हो तो इतना तो देखा होगा आपने। फिर भी अगर किसी को नहीं पता है, अभी एकदम शुरू कर रहे हैं, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले ये है NDA के लिए कि NDA में क्या हाइट और वेट वगैरह उसके अकॉर्डिंग चाहिए होगा आपको, मतलब ये क्राइटेरिया है उसके लिए। NDA के बाद ये CDS के लिए है। CDS के लिए ये मिनिमम हाइट का है, इसमें अभी वेट मेंशन नहीं है, सिर्फ हाइट है कि हाइट मिनिमम कितनी चाहिए। और विमेंस के लिए सिर्फ OTA का मेंशन है, क्योंकि विमेंस OTA के लिए ही अप्लाई कर सकती है, IMA वगैरह के लिए विमेंस अप्लाई अभी नहीं कर सकती। तो ये मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया है मेल फीमेल दोनों के लिए CDS के लिए। और हाइट और वेट का जो एक साथ है वो आपको इस वाले चार्ट में दिख जाएगा कि हाइट ये पहले मेल्स के लिए है कि उनकी हाइट के मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट क्या होना चाहिए CDS के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो। तो इसमें मेल्स के लिए है हाइट और वेट का मेजरमेंट। उसके बाद ये फीमेल्स के लिए है कि अगर आपकी हाइट इसमें से जो है तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेट क्या होना चाहिए। तो ये आपके फिजिकल के लिए मतलब हाइट और वेट के लिए क्राइटेरिया का था। जो भी बाकी की चीज़ें हैं वो मैं आपको मेडिकल वाली वीडियो में मेंशन कर दूंगी, जो विजुअल जो भी क्राइटेरिया है और जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं। हाइट और वेट का मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मेन अभी आपके फिजिकल के लिए है। सेकेंड थिंग है आपका स्टेमिना। मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताती आ रही हूँ ना, उसमें से समझ लो 40 to 60% तो मैं अपने एक्सपीरियंस से इसलिए बता रही हूँ कि जो चीज़ मुझे सब नहीं पता थी और मैंने देखा कि हाँ इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आई या जो भी रहा, उसके बेस में आपको मैं बता रही हूँ। तो उनमें से ही एक ये भी चीज़ है कि आपको फिजिकल पे कब से स्टार्ट करना चाहिए। अब देखो, जब हम CDS के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा आधे से ज़्यादा फोकस तो उसी चीज़ पर रहता है कि हमें इस सिलेबस की ये सारी चीज़ें कवर करनी है, ये करना है, मतलब सारा कुछ हम पहले एग्जाम पे पूरा फोकस करते हैं अपने। लेकिन जो अब ये डिफेंस लाइन है या इन सब चीज़ों के लिए हमें फिजिकली भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना होगा, बिकॉज दे वांट अ कैंडिडेट इन अ गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो इसलिए हमें दोनों पे ही वर्क करना है साथ ही साथ, क्योंकि SSB में जो भी आपका स्टेमिना रहना चाहिए SSB या फिर उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भी, वो 1-2 महीने में नहीं बन जाता है उतना। तो अगर आप अंडर वेट हो या ऐसी कोई भी चीज़ है या आप अभी आपकी रनिंग अच्छी नहीं है, आप में उतना स्टेमिना नहीं है कि आप पुशअप चिनअप्स ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओ, तो आपको उसे अभी से बिल्डअप करना पड़ेगा उतना अच्छा स्टेमिना। तो जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसी वक्त से आप अपने फिजिकल पे भी वर्क करना स्टार्ट कर दो। शुरुआत में मैं इतना मतलब पुशअप वगैरह तो मैं लगते ही नहीं थे मेरे से, तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे मतलब डिसअपॉइंटमेंट मिलता था कि इसको मैं मतलब इतना मैं पुशअप भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे क्या करूँगी ट्रेनिंग में, कैसे क्या चलेगा। तो इस वजह से मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी। तो इसलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि वो चीज़ आप CDS एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करोगे तभी से स्टार्ट कर दो, जिससे और वैसे भी अगर वो थोड़ा होता रहेगा ना तो वो सेकेंड थिंग भी वो चीज़ भी आपको एक कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ चलो इस चीज़ से हो रहा है मेरा। तो मतलब आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करते रहो, अपना स्टडी भी करते रहो, स्टडीज़ भी, और उसी के साथ साथ आप दोनों को बैलेंस करके चलो। अपना फिजिकल पे भी वर्क उसी वक्त से स्टार्ट करके चलो, क्योंकि जब मैं पुशअप्स कर रही थी मतलब बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट हो जाती थी, पुशअप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो शुरू में तो और मतलब ढंग से तो लगते नहीं थे, जो लगते थे वो पुशअप में कंसिडर किए ही नहीं जा सकते। तो आपको पुशअप की प्रैक्टिस करनी है, चिनअप्स करने हैं, रनिंग करनी है, और भी मतलब एक्सरसाइज जो भी जनरल होती है वो सारी करनी है। क्योंकि वहाँ पे आप जो इंडिविजुअल टास्क वाली कुछ वीडियोस मिल जाएंगी आपको, उसमें देखना कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो रोप क्लाइंबिंग भी आपको करनी है, बहुत हार्ड होती है वो, तो उसके लिए तो शुरू से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। क्योंकि स्पेशली मतलब फीमेल्स को तो और ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि स्टेमिना इतना नहीं होता, तो वो जो रोप मतलब एकदम हाथ लाल हो जाते हैं, हाथ छिल जाते हैं उन चीज़ों में। और मंकी क्लाइंबिंग में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, इसलिए अभी से उस चीज़ को मेंटेन करके चलो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा वो टाइम ना ले और आपको डिसअपॉइंट ना करे वो पर्सनली आपको। उनकी तो बात की बात है, वो तो उन्हें नज़र आ ही जाएगा कि आप फिजिकली कितने वीक हो या क्या हो, पर वो आपको भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करेंगी अगर आपने वो चीज़ अच्छे से नहीं करी। तो इसलिए बेटर है कि उसको अभी से ही करके चलो, तो वो तो आपको वैसे भी पता मतलब आइडिया लग जाए ये सारी चीज़ें है ही। और रनिंग वगैरह भी अच्छे से आपको पूरा वो करना है, क्योंकि जब ट्रेनिंग में जाके आपको वो मैराथन करनी होती है तो उसमें भी आप एक मोमेंट पे जाके थक जाते हो। तो एटलीस्ट ठीक है, थोड़ा स्लो रनिंग करते हुए चलो, लेकिन अपनी आपको स्टेमिना बढ़ाना है, रनिंग स्पीड भी बढ़ानी है। स्टेमिना के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैराथन की मतलब जितना आपको दौड़ना है, मतलब 20-25 किलोमीटर भी आप अभी नहीं दौड़ सकोगे तो फिर काम नहीं चलेगा आपका। तो इसलिए वो उसके लिए भी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। और बाकी एक्सरसाइजेस भी आपको पता ही होंगी, नहीं भी पता तो वो तो कुछ लोग तो जिम भी ज्वाइन कर
लेते हैं, इसीलिए जो स्पेशली जो अंडरवेट होते हैं वो लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे कि अभी से वो चीज़ें थोड़ी सी कवर अप हो जाएं। तो मेन ये है कि आपको एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये भी समझ लो 40% तो आप इसका रोल है ही, मतलब 40 तो नहीं कहूँगी बल्कि 50-50 तो एग्जाम्स का है, आपकी नॉलेज का है, 50 आपके फिजिकल का भी है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस चीज़ के लिए आप सेलेक्ट किया जा रहे हो वहाँ फिजिकल का तो बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसलिए ट्रेनिंग में आपको दिक्कत ना आए, ना ही एसएसबी में आपको दिक्कत आए, या फिर आपकी जो फिजिकल लैक्स हैं वो उनको नजर आए। इसलिए बेटर है कि आप इन चीज़ों को अभी से ही स्टार्ट कर लो और प्रिपेयर करते चलो इनके लिए भी एग्जाम्स के साथ साथ अभी से, इसलिए क्योंकि ये फिर आपकी हैबिट में आ जाएंगी और फिर आपको इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा एसएसबी के बाद जब आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। तो आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी था कि फिजिकल पे वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ इस पे भी करना ही है। और सिर्फ एसएसबी वगैरह के लिए नहीं, सिर्फ डिफेंस लाइन के लिए नहीं, और भी चीज़ों के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो भी यार एक्सरसाइज तो लाइफ में मस्ट है ही, वो खुद को फिट रखने के लिए भी है। तो इसलिए आप वो रेगुलर बेसिस पे ही एक्सरसाइज वगैरह करते ही रहो। वीडियोस तो अभी मेरे को और बहुत सी चीज़ों पे बनानी है, अभी बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, जो जो मांगे जाते हैं वहाँ पे, उसके लिए भी बताना है किसकी कितनी कॉपीज़, और आपका हर एक दिन के लिए एसएसबी में हर एक दिन के लिए आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, उस पर भी अभी एक मैं वीडियो बनाऊंगी। मतलब बहुत सारी अभी चीज़ें जो आपको बतानी है, पर मतलब इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से इनफैक्ट मैं पहले तो मैं काफ़ी टाइम लग जा रहा था, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने में। पर अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर तीसरे चौथे दिन आपको मैं एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके बताती रहूँ, जिससे ये सारी चीज़ें, क्योंकि सीडीएस एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि भाई शुरू से ये सारी चीज़ें करो, तो मुझे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मतलब दे देना चाहिए, मतलब टाइम से पहले ही। तो और सीडीएस एग्जाम के लिए भी कुछ लोगों ने पूछा था कि कब फॉर्म आते हैं वगैरह, तो सीडीएस एग्जाम के फॉर्म मतलब एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, इसीलिए उसे सीडीएस 1 और 2 कहते हैं। जो सीडीएस 1 एग्जाम होता है वो फैब में होता है, फरवरी में, और जो सेकंड सीडीएस एग्जाम होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है, तो इसलिए उसे 1 और 2 बोलते हैं। फैब वाला सीडीएस 1 एग्जाम होता है और नवंबर वाला सीडीएस 2 एग्जाम होता है। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग आप उसके फॉर्म वगैरह को 1-2 महीने पहले फॉर्म्स आ जाते हैं, तो आप फॉर्म को फिल करो, प्रिपेयर करो उसके लिए, साथ ही अपना इन सब चीज़ों के लिए भी। और कमेंट में भी मतलब हर 2-3 दिन पे मैं कमेंट्स भी आपके देख लेती हूँ कि जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो तो उनको आंसर कर दूँ, तो इसलिए मैं रात को एक बार देख लेती हूँ सोने से पहले। उसके बाद मेरा भी शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, इस वजह से इतना टाइम नहीं दे पाती, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ अब कि आपको मैं हर तीसरे चौथे दिन मैं प्रोवाइड कर दूँ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सीडीएस 1 के लिए आपका क्या प्लान रहना चाहिए, मेरा क्या शेड्यूल था, उसका क्या प्लानिंग्स थी, किस तरीके से मैंने पढ़ाई करी थी उसके लिए, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। फिलहाल के लिए अब आप इतना करो कि अब सीडीएस 1 एग्जाम के लिए आप मतलब फॉर्म्स वगैरह आएंगे, तो आप उसके लिए अपना पूरा सिलेबस कहीं मतलब वो तो बुक्स में भी मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे, हर जगह, तो सिलेबस नोट डाउन करो और उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा करना शुरू कर दो। फिर फॉर्म्स आएंगे, फॉर्म भी फिल कर देना, और उसके बाद मतलब और अभी से अपना ये फिजिकल पे भी वर्क स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। तभी मैं आपको ये बार बार वीडियो में समझ, आई थिंक मैंने 10-12 बार बोल ही दिया होगा, वो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वाकई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए भी, और जो वहाँ पे आप में देखा जाएगा उस चीज़ के लिए भी। इंग्लिश वहाँ पे ज़रूरी होगी ही आपको, इसलिए मैं बार बार इसको कह रही हूँ कि इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अगर आपको वैसे मैंने ऐप भी बताई थी कि उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंटरव्यूज़ के लिए, हाँ मतलब मैं कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आपको बाद में शेयर कर दूंगी कुछ एक पर्टिकुलर वीडियो में। तो लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आपको हेजिटेशन हो रही है इंग्लिश, पहले तो सही इंग्लिश बोलना सीखो, उसके बाद जब थोड़ी सी फ्लुएंसी आ जाए तो उसको आप मिरर के सामने बैठ के उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। जब मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी आपको, तो उन क्वेश्चंस के लिए अपने आंसर्स प्रिपेयर करो, या फिर कहीं से थोड़ा सा बहुत मिल जाता है वो भी अपने आंसर्स प्रिपेयर करो। फिर मिरर में देख के आप उसको आंसर करने की कोशिश करो एक आई कॉन्टैक्ट के साथ। इनफैक्ट मैं एक वीडियो इस चीज़ में भी बना दूंगी कि मतलब स्किल्स भी ना 2 टाइप की होती है, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो जो ये सॉफ्ट स्किल्स होती हैं ये यही सारी होती है कि किस तरीके से हमें बैठना है, किस तरीके से आई कांटेक्ट रखना है हमें, अब मतलब अपने ऑफिसर्स के सामने, और हर एक चीज़, हाथों को किस पोजीशन में रखना है, हर एक चीज़, मतलब आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं करोगे लेकिन वो एक एक चीज़ नोटिस करते हैं। तो इसलिए मैं A to Z चीज़ें आपको बताऊँगी कि क्या कैसे करना है। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना, और इंग्लिश की बहुत प्रैक्टिस करना। वैसे मैंने एक ट्रांसलेशन वगैरह के लिए भी एक वीडियो शुरू में बनाई थी, तो अगर आप पेशेंस रखते हो तो उस वीडियो से आप कर सकते हो। मैं आई गारंटी कि आप उसको एक बार अच्छे से उससे कर लोगे ना, तो बेसिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। हाँ वो थोड़ी लंबी वीडियो है, इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप पेशेंस रखते हो तो आप उससे कर सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसको मतलब 5-10 मिनट देखोगे ना तो ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपको ये पूरी देखनी चाहिए या नहीं, कि आपको समझ आ रहा है इससे या नहीं आ रहा, या आपको वैसी वीडियो और कहीं मिलेगी या नहीं, वो आपको 5 मिनट की वीडियो देख के ही क्लियर हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू कि आपको उस वीडियो से करना है या किसी और वीडियो से करना है, जहाँ से भी करना है, बस हाँ इंग्लिश करो ज़रूर। एक
वीडियो मैं ऐसी भी बना दूँगी क्योंकि मैंने मतलब एक दिन अपने फ़ोन की साफ़ सफाई करते हुए देखा था कि कुछ मेरे पास क्लिप्स थी वहाँ की भी। तो क्या इनफैक्ट इन चीज़ों की मैंने पिक्चर्स ली थी कि पर डे के लिए हमारी क्या मील होती थी, ये सारी चीज़ें। तो वो अगर मेरे को फ़ोटोज़ मिल जाती है बैकअप वगैरह में, क्योंकि पुराना फ़ोन है मेरा, मतलब चेंज हो गया है, तो अगर कुछ बैकअप में कहीं कुछ मिल जाती है मेरे को पिक्चर्स, तो मैं उनके भी लिए भी एक वीडियो बना दूँगी आपको, मतलब उन पिक्चर्स को भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। और एक चीज़ और, ये जो फिजिकल की प्रैक्टिस आप करने वाले हो, तो हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह सब कुछ करना, वो आपको आइडिया लग जाएगा। इनफैक्ट जो मतलब कि पुलिस लाइन में या जितने भी डिफेंस वगैरह की जो भी आपको फिजिकल नीड्स हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे गूगल पे भी, कुछ वीडियोस में भी। वैसे भी आपको एक जनरल इतना होगा कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें मुझे आनी चाहिए, मतलब फिजिकल उसमें। तो उन सब की प्रैक्टिस करना। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि ये जो लॉन्ग जंप, रेस और हाई जंप, ये सारी चीज़ें हैं, इनको कहीं मतलब पार्क वगैरह में या जो मिट्टी वाली जगह होगी वहाँ पे करना। अपने टेरेस वगैरह पे मत करना, या रूम वगैरह पे जो पक्की मतलब वो होती है उस पर, फर्श वगैरह पे मत करना। नहीं तो हो सकता है कि आपकी पासपोर्ट साइज से आपकी शक्ल मैच ना करे। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना, हर एक प्रैक्टिस अपनी सेफली करना, क्योंकि आपको पढ़ना भी है और फिजिकल के ऊपर भी अपना वर्क करना है। तो डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो मैं पहले एनालाइज कर लूँगी कि कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही मैं नेक्स्ट में लेके आऊँगी। और अगर कुछ और भी है इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी मेंशन करी, उनके अलावा जो भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसको भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लूँगी और उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। सो इसी के साथ फॉर ऑल योर एग्जाम्स, फॉर SSB एंड फॉर फिजिकल वर्क्स एंड ऑल द प्रैक्टिसेस, बेस्ट ऑफ लक।